नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पढ़ाई सही ढंग से कर रहे हो? वैसे नियमित विद्यार्थी तो वे हैं जिन्हें 4J के अंदर, जिनके अंदर 4J से संबंधित बात है। 4J, चलो एक थोड़ा छोटा सा बताता हूं, मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। 4J क्या है ये? J4 या J4J? 4J, पहला J है जरूरत, दूसरा J है जिद, तीसरा J है जुनून और चौथा J है जवाब। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को जवाब देना है, किसे देना है? वे लोग जो मतलब इस आस में बैठे कि कब आप असफल हो और कब वे जश्न मनाएं, उन लोगों को देना है जवाब। जिनके अंदर इस जवाब को देने के लिए जिद है, जुनून है और जरूरत तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जिन्हें जवाब देना है वे सभी नियमित है। और अभी से जो मतलब इतने नियमितता पाले हुए हैं कि आने वाले समय में वे जवाब देंगे और अपने इस चैनल पर आके देंगे, ये भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। तो इसलिए नियमितता रखें साथियों। अब जिनके मन में ये शंका थी कि बार बार पूछते हैं, यार मैं देखता हूँ किस किस को यार जवाब दूं, कि सर वो मतलब एक दूसरे को ऐसे पूछ रहे हैं, आपस में ही बात कर रहे हैं कमेंट के अंदर। मैंने देखा कि ये सर पूरा तो करवाएंगे या सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अरे भैया, रीट की क्लासें देख लिया करो पहले। अब जो ये हालांकि नए विद्यार्थी जो जुड़े उनको ये रहती है शंका कि पूरा करवाएंगे नहीं करवाएंगे, क्या पता ज्योग्राफी पढ़ा के छोड़ देंगे तो, बीच में साथ छोड़ देंगे तो। आप जुड़े हैं, धैर्य रखें। धैर्य सबसे बड़ी चीज है। पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं, आप क्लासेस देखते जाइए, आपको आगे से आगे जवाब मिलते जाएंगे। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, देखते जाओ। आगे आने वाले समय आप देखोगे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, कल्चर, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी, सारी। अब मैंने जवाब देने बंद कर दिए हैं कि ये तो क्या क्या जवाब दूं मैं। और पढ़ रहे हो ना आप, एक चीज दिमाग में से निकाल देना। एक आज के वीडियो के लास्ट में एक मोटिवेशनल चीज जरूर बताऊंगा आपको, देख लेना, उसको काफी फायदा पहुंचेगा। एक चीज मतलब आप पढ़ते हो तो ये दिमाग में से निकाल देना कि कोई कोचिंग में पढ़ाने वाला टीचर पढ़ा रहा है, ये दिमाग में से निकाल देना। क्यों? कोचिंग में मुझे पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा रहा होता और बढ़िया आराम से पढ़ा रहा होता। ऑफलाइन बहुत जगह पढ़ा चुका हूँ और अभी भी बुला रहे हैं, लेकिन पढ़ाना नहीं है। पढ़ रहे हो तो या तो छोटा भाई समझ के पढ़ लो या बड़ा भाई समझ के पढ़ लो। हाँ सर कहते हो, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो। दिमाग में ये थ्योरी मत रखना कि ये कोई कोचिंग संचालक है या कोई भी नहीं। कोचिंग संचालक होता तो ले ली होती फीस अभी तक आपसे। तो ऐसी शंका मन से निकाल के पढ़ो। मेरा जितना भी अनुभव है, मेरा जितना भी अंदर जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है, वो सब मैं आपको दूंगा और जिस तरीके से, सरल तरीके से समझा सकता हूं मैं समझाऊंगा। तो इस चीज को मतलब आप एक बार शंका दिमाग में से निकाल दो। मैं मेरी तरफ से कुछ भी कमी नहीं छोड़ने वाला हूं साथियों। मैं समर्पित हूं आपके प्रति। बस आप एक बार विश्वास तो करें। और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि नहीं सर सफिशिएंट मैटर नहीं पढ़ा रहे, तो मैं किसी को बातें नहीं कर रहा। आप अपने पास में जो किताबें हैं उनसे भी सहारा लीजिए। किताबें तो सबसे बेटर होती है, किताबों को तो पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा आपको लगता है कि मुझसे बेटर कोई पढ़ा रहा है, क्योंकि मेरी क्लास बेस्ट नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरी क्लास ही बेस्ट है, इससे ही पढ़ो आप। मेरी क्लास बेस्ट नहीं है, मुझसे भी बेस्ट कोई लगता है तो उससे पढ़ें आप, बिल्कुल। क्योंकि है, मुझसे बेस्ट भी है कई जने, तो आप पढ़ सकते हैं। ये शंकाएं होती है, इनको दिमाग में बिल्कुल भी साथियों न रखें। आज का जो टॉपिक है अपना जलवायु का आगे का टॉपिक है। आज के टॉपिक में ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जो मानसून से संबंधित जो शंकाएं हैं, कई जो है दक्षिणी पश्चिमी शाखा, अरब शाखा, ये फलाना ढीमका, इसमें सब में कंफ्यूज रहते हैं। आज की क्लास के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास जरूर देखें और ये हकीकत आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले अपने राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की जलवायु पढ़ते हैं, चाहे इंडिया की पढ़ रहे हैं अपन, तो उसके अंदर जो है जलवायु का वर्गीकरण जो है साथियों 3 भागों में बांटा गया। ऋतु वर्गीकरण जिसे कहते हैं। और ऋतु किसे कहते हैं ये अपनी कल की क्लास में अपन देख चुके हैं। तो ऋतु वर्गीकरण जो है 3 भागों में आपको पता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। सबसे पहले अपन ले रहे हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में से फैक्ट पूछे जाते हैं। जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, कैसे प्रश्न बनते हैं वो बता रहा हूं आपको। फिर अपने समझना है जो मेन वर्षा ऋतु है और वहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। और आज आपके मतलब इसकी समस्या की जड़ काट दूंगा मैं आपके, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो साथियों शुरू करते हैं। वैसे भी आपका ये 3-4 मिनट का मैंने सोच रहा हूं कि मोटिवेशनल थोड़ा हो जाए और मोटिवेशन मिले, लेकिन आपका ये 3-4 मिनट का समय खराब किया, क्षमा प्रार्थी हूं। अब अपन शुरू करते हैं। चलिए, फॉर्मेलिटी बहुत हो गई। जलवायु का ऋतु वर्गीकरण जो है साथियों, सबसे पहली चीज जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, सर्दी से भी बनेगा, शीत ऋतु से बनेगा, वर्षा ऋतु से बनेगा और ग्रीष्म से भी बनता है। तो ग्रीष्म ऋतु अपने को गर्मी कब लगती है? कब लगती है? जून में लगती है ना। लेकिन शुरू कब से हो जाती है? पंखे शुरू हो जाते हैं अपने मार्च से, पंखे चलाने शुरू हो जाते हैं ना।
तो मार्च से मध्य जून तक, क्यों मध्य जून तक ये क्यों है? क्योंकि मध्य जून के बाद में वर्षा ऋतु का आगमन हो जाएगा, तो इसलिए मार्च से मध्य जून तक। और जून में मतलब बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है। इसका कारण क्या है, क्यों पड़ती है गर्मी पड़ती है? तो जून में, अब मैं समझाता हूं आपको कि गर्मी क्यों पड़ती है, उसका कारण क्या है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है, तो मैं थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये अपने हो गई विषुवत रेखा, ये आ गई अपने मकर रेखा, और ये आ गई कर्क रेखा। ये तो 23.5 डिग्री है, दोनों 23.5 डिग्री है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश ये फर्क है, ये 0 डिग्री है। तो अब इसमें क्या होता है साथियों कि गर्मी और ये पड़ती है, जो साइंस वाले हैं उनको विशेष तौर पर इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि ये कंसेप्ट को थोड़ा समझा जाए। सिर्फ आगे बढ़ने से मतलब नहीं है, चीजें क्लियर करके आगे बढ़ना अपन को। अब इसमें क्या होता है साथियों कि अपना जो भारत है, राजस्थान है, वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कर्क रेखा अपने इंडिया में से आप देखते हैं कि गुजरती है, मकर रेखा रह जाती है नीचे की तरफ। कई लोगों के इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कर्क ऊपर है या मकर ऊपर है। तो इसमें आपको सीधा सा कंफ्यूजन ऐसे दिमाग में रखना कि मकर के अंदर देखोगे तो 3 शब्द पूरे हैं, इसमें 2.5 अक्षर प्रेम के हैं, ठीक है। और अपने यहाँ पे ये 3 शब्द पूरे हैं, तो 3 शब्द है, ज्यादा वजन है, नीचे आ गया, वो ज्यादा वजन है, बाहर ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा। ये 2.5 अक्षर प्रेम के ऊपर ऊपर ही तैर रहा है, ठीक है। तो कर्क रेखा आ गई आपके ऊपर, मकर रेखा आ गई नीचे, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। अब क्या होता है कि जून के समय खास तौर पर एक डेट ध्यान में रखें आप, 21 जून, इसको थोड़ा सेपरेट ले लेता हूं मैं यहाँ, 21 जून। 21 जून में जो 21 जून की डेट जो है, ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, बिल्कुल सीधी, और बिल्कुल सीधी पड़ती है यानी यहाँ तिरछी पड़ती है। जब यहाँ तिरछी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ तो पड़ती है सर्दी, और उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर विशेष तौर पर तो ऊपर पड़ेगी गर्मी। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ा दिन जो होता है वह भी 21 जून ही होता है, सबसे छोटी रात होती है 21 जून। आपको पता है अपन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, वो 21 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा दिन है और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, और सूर्य से उस दिन हमें भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण जो है 21 जून को अपन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। तो 21 जून को वहां गर्मी पड़ती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गर्मी पड़ने का, जून को पढ़ रहे हैं अपन, तो गर्मी पड़ने का जो है जून में इसलिए ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे। अब इसमें से चलो एक दिनांक और ध्यान रखना, 22 दिसंबर, जब इसकी बात चली है तो यहाँ पे बता देता हूँ। 22 दिसंबर को जो है अपने यहाँ पे तो होती है सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। ये है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। 22 दिसंबर को इसका उल्टा है, रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। ये चीजें आ गई। इसके अलावा 2 डेट और ध्यान रखना, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। इस समय क्या होता है साथियों, 22 दिसंबर को तो ये यहाँ पे सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए ये चीज होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, बिल्कुल बीच में। तो दिन रात दोनों जो दोनों गोलार्धों में इस दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, न रातें लंबी होती है न दिन छोटे होते हैं, न दिन लंबे होते हैं न रातें छोटी होती है। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर भी ध्यान रखें, 21 जून और 22 दिसंबर भी ध्यान रखें, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब कर्क रेखा पर देखो सीधा सूर्य चमकता है, तो यहाँ पे अपने गर्मी इसलिए ज्यादा पड़ती है, सर्दी इसलिए यहाँ पे, फिर यहाँ सीधा चमकता है अगर तो अपने यहाँ सर्दी पड़ती है, क्योंकि अपने यहाँ सीधी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, तिरछी पहुंचती है, यहाँ सीधी पड़ती है, इसलिए ये अपने सर्दी पड़ती है। और जो बेस्ट जगह है ना रहने की, वो ये मकर रेखा और कर्क रेखा ही है बेस्ट जगह रहने की। क्यों? अपन सब तरह की ऋतुएं देख पाते हैं। विषुवत रेखा पे रहते हैं उनके तो डेली बरसात होती है, उमस वाली रहती है चीजें, तो ये तो मतलब है ही नहीं सही। और ये जो चीजें हैं वो रहने के लिए बहुत बढ़िया है। घर बनाओ तो कभी भी मकर और कर्क रेखा पे ही बनाना, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गई, इसको मिटा दो थोड़ा सा यहाँ से ताकि ये आपके क्लियर हो जाएगा। आप इसको डायग्राम को बना लेना और ये चीजें नोट कर लेना, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और फिर अपन अब गर्मी से संबंधित ये चीज आपकी बता दी। आज आपके बारिश वाला मानसून वाला बहुत बढ़िया से क्लियर करवा दूंगा आपके। तो अब जो है प्रश्न बनता है कि इसके अंदर अधिकतम तापमान, गर्मियों की बात हो रही है, ओवरऑल नहीं हो रही है, गर्मियों की बात हो रही है और यहाँ पे भी औसत काम करता है। तो अधिकतम तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। न्यूनतम तापमान रात्रि में, क्यों रात में ही कम होगा, तो 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। यहाँ पे यानी कि गर्मी में राजस्थान के अंदर बहुत तेज हवाएं चलती है और बहुत तेज हवा होती है, तो वो आंधी होती है, तो आंधियां चलती है और आंधी को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और ये गर्म है, गर्म हवा होती है। अब हवाएं जब अपन पढ़ेंगे विश्व के अंदर, तब गर्म और ठंडी दोनों पढ़ेंगे, वैसे मैंने रीट में भी पढ़ाई थी।
तो गर्म होती है और इसको लू कहा जाता है। कई अपन देखते हैं कि लू लग गई, इसको ऐसे कहते हैं, यानी गर्मी में एकदम से निकलते हैं, लू लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, फिर लू को झपटनी पड़ती है। अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, बाकी झपटनी पड़ती है प्याज व्याज और उससे सब केवड़े के फूल से, और वो इलाज होते हैं, सारे घरेलू उपचार किए जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो ये लू का प्रकोप यहाँ पे रहता है। 120 किलोमीटर से मतलब ज्यादा भी होती है कभी स्पीड, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सर्वाधिक आंधियां, अब इसमें भी सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में पाई जाती है, चलती है मतलब, और संख्या भी कितनी है, 27। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा जो नए नए पढ़ रहे हैं उनको कि सर 27 के आपने गिनी है? भाई मैंने नहीं गिनी, भूगोलविद्ता कहते हैं, और ये औसत के आधार पे होता है। ये अपन गिनने नहीं बैठते हैं, कभी कम हो जाए ज्यादा हो जाए, लेकिन औसतन कहते हैं कि सीजन की 27 आंधियां आ जाती है यहाँ पे, दिन की 27 नहीं है, सीजन की 27 आंधियां आ जाती है। सबसे कम आंधियां आती है आपके झालावाड़ के अंदर, वहां बताते हैं कि 3 आंधियां आती है। और वास्तव में ये जो है ये गंगानगर और ये बाड़मेर में तो मैं रहा भी हूँ, आंधियां बहुत धूल भरी आंधियां आती है, बहुत जबरदस्त, पूरा घर गंदा हो जाता था इससे। तो ये चीजें हैं। अब एक चीज आती है वज्र तूफान। वज्र तूफान क्या है? ये तो देखो शुष्क हवा चलती है यहाँ लू में, तो वज्र तूफान में क्या होता है कि आंधी कैसे आती है? आंधी आती है इसमें भी, लेकिन आंधी कैसी आती है? बारिश के साथ में आती है, तेज गड़गड़ाहट, किसकी? बिजली चमकती है। वज्र का मतलब भी यही होता है, बिजली चमकती है जोरदार, और उसके बाद में जो हवाएं चलती है और नमी वाली हवाएं चलती है बरसात के साथ में, वे वज्र तूफान कहलाते हैं। वज्र तूफान ज्यादा कब आएंगे? जब बरसात की टाइम होगी, तो जून जुलाई में आते हैं ज्यादातर। बारिश से पहले आपको पता है कि तूफान आते हैं, तो जून जुलाई में आते हैं। और सर्वाधिक जो वज्र तूफान है साथियों, वे झालावाड़ और जयपुर के अंदर आते हैं, ऐसा बताते हैं। और ये शायद आपको इस स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे कम जो वज्र तूफान है वो बाड़मेर और बीकानेर में आते हैं, बाड़मेर और बीकानेर में। ये सारी चीजें जो है भूगोलवेत्ताओं ने लिखी हुई है, ऑथेंटिक किताबों में ये चीजें दे रखी है, तो इनमें कोई भी आपकी शंका नहीं होगी। तो ये चीजें अपने को जो है फैक्ट जो सीधे याद करने हैं। अब इसमें से जैसे मैंने ये आंधियों की संख्या लिख रखी है और जिले लिख रखे हैं कि इन जिलों में औसतन इतनी इतनी आंधी आती है। ये इसलिए क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग कैसे चल रहा है क्या पता, दे दे अवरोही क्रम, दे दे आरोही क्रम, तो आपके कोई समस्या नहीं हो। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि हनुमानगढ़ में 24 है, बीकानेर में 18 आती है, जैसलमेर में 16 आती है, बाड़मेर में लगभग 13, चूरू में 12, जोधपुर में 9, जयपुर में 6, कोटा में 5, और ये आपके आ गई अजमेर और चित्तौड़ में 4 आंधियां आती है। लगभग औसतन है, कोई फिक्स संख्या नहीं होती, औसतन है, और ये भूगोलवेत्ताओं द्वारा लिखी हुई है। तो ये, और वज्र तूफान के बारे में ये तथ्य जो है वो वज्र तूफान के बारे में है कि वज्र तूफान बताते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज्यादा आते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और ये अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये आप देखो ज्यादातर जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ही है, लगभग जोधपुर संभाग। अगर संभाग पूछ ले कि सबसे ज्यादा आंधियां किस संभाग में आती है, तो बीकानेर और जोधपुर दोनों आएंगे, क्योंकि बीकानेर में तो 27 हो गई, देखो 27 और 24, और फिर बाद में आपके बीकानेर ये और आ गया, तो सबसे ज्यादा तो बीकानेर संभाग में। प्रश्न कैसा बनता है वो अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो आ गया आपके हनुमानगढ़, बीकानेर, और ये आ गया गंगानगर, ठीक है, और चूरू भी देखो एक आ गया। फिर उसके बाद में यदि बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, तो सबसे ज्यादा अपन देख सकते हैं, सबसे ज्यादा बीकानेर संभाग, और उसके बाद में जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा आती है। तो इस तरीके से अपन प्रश्न बनते हैं। और ग्रीष्म ऋतु से साथियों जो प्रश्न बनते हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसकी अवधि, मार्च से मध्य जून तक। बाकी आपको मैंने समझा दिया, 21 जून, कर्क, मकर रेखा वगैरह ये सब आप समझ चुके होंगे, और इन चीजों को आप ग्रीष्म ऋतु से संबंधित आपके लगभग जो है समस्या नहीं होगी। अब इसको नोट कर लो बहुत अच्छी तरीके से, और अपन चलते हैं अब कहाँ, मानसून को लाते हैं। अब मजा आएगा। देखो वैसे भी मानसून आता है, बारिश आती है, मौसम बढ़िया रंगीन बनता है, तो मजा ही आता है। और अब देखो आप वास्तव में मजा आएगा। चलो नोट कर लो इसे साथियों। कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आज मानसून कैसे आता है और कैसे राजस्थान के अंदर ये सारे प्रभाव डालता है समझा दूं आपको। ये अपना भारत का नक्शा है, इसे ध्यान में रखें, और ये अपना राजस्थान है, ठीक है। इन चीजों को अपन समझते हैं। मानसून को समझने से पहले एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि जहां पे दाब अधिक होगा, दबाव अधिक होगा, वहां तापमान कम होगा, और तापमान अधिक होगा वहां दबाव कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, ठीक है। दाब अधिक है तो ताप कम ही होगा, और ताप अधिक है तो दाब कम होगा। एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से कम दाब की ओर बहती है। जहां पे दाब अधिक होगा वहां से हवाएं बहनी शुरू होगी, और जहां पे कम दाब होगा वहां पे हवाएं चलेगी। अब दाब बैरोमीटर में वगैरह ये सब आप
जो है अपने आगे भी पढ़ेंगे, जो विश्व भारत का और पढ़ेंगे उसमें सब चीजें अच्छे से, दाब पेटियां और वो सारी बताऊंगा आपको। अभी आप ये चीजें ध्यान में रख लें मानसून को समझने के लिए कि ताप और दाब एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, ठीक है, और ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अब देखना, अब ये चीज मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ अपना क्या है, तिब्बत का पठार है, ठीक है, तिब्बत का पठार सबसे बड़ा है, ठीक है ना, तिब्बत का पठार है, और ये हिंद महासागर है। अब अपना जो अपने जो मानसून को बांटा गया है, इसको भी दो शाखाओं में बांटा है, ठीक है, एक तो ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है, वो वहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये शीतकालीन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये दो भागों में बटा हुआ है। अब देखना मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, इस चीज को समझना अच्छे तरीके से। अब दो भागों में बांटा हुआ है, जो अपना ग्रीष्मकालीन मानसून है वो हिंद महासागर से उठता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे कई लोगों को क्या है, अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, वो भी कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं अपन और यहाँ पे बी लिख देते हैं। इसी तरीके से लिखो, आपके ध्यान में रहेगा, ए जिस तरफ आ रहा है वो अरब सागर है, बी जिस तरफ आ रहा है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। अब ये अरब सागर यानी कि जो अपनी ग्रीष्मकालीन शाखा जो है ना, अब अरब सागर से अपनी उठती है, अरब सागर से भी उठती है और बंगाल की खाड़ी से भी आएगी। कैसे, अब इसमें विभाजन होगा। मेन जो अपना मानसून है ग्रीष्मकालीन मानसून, इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं, ये देखो दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं किसे, ग्रीष्मकालीन मानसून को, जो गर्मियों में आता है उसे दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से आएगा। अभी देखना मैं प्रवेश करवाता हूँ मानसून का, तब आप देखें इस चीज को। और ये दो भागों में बटा हुआ है, कौन सा, दक्षिण पश्चिमी, फिर वापस दो भागों में बटा हुआ है। ये अरब सागरीय मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा अलग अलग है। अब यही कंफ्यूजन जो मैन होता है, प्रश्न कैसे बनते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है, उत्तर ऑप्शन आ जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होगी। फिर शाखा पे प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कौन सी शाखा करती है, तो अरब सागरीय मानसून की शाखा करेगी, क्योंकि अरब सागर देखो पास में पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी दूर पड़ती है, तो सबसे पहले प्रवेश अरब सागरीय शाखा करेगी। फिर प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान में कौन सी शाखा करती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा करेगी। क्यों करेगी वह भी बताता हूं मैं आपको। अब देखो मानसून प्रवेश कैसे करता है, ये दो तरह की पवनें होती है, इसमें सीधा मैं आपको बताता हूं, एक तो स्थलीय समीर और एक समुद्री समीर, मतलब छह महीने चलती है। ये छह महीने क्यों चलती है, अब ये 6 महीने है ना, ग्रीष्म काल के अंदर 6 महीने ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है, यहां से उठेगी और स्थल की ओर चलेगी। क्यों, कर्क रेखा पे आपको पता है सूर्य सीधा चमकता है, कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा तो अपना जो तिब्बत का पठार है स्थल, यानी कि वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा, कर्क रेखा के कारण वहां पे मतलब गर्मी पड़ रही है अपने यहाँ, तो वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो वहां तापमान बढ़ेगा, तापमान में क्या होगी, यहाँ वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो दबाव कैसा होगा, कम होगा। ताप के विपरीत है, यहाँ पे आपने समझा था ताप अधिक तो दाब कम, वहां तापमान अधिक होगा तो दबाव होगा कम, तो वहां तापमान अधिक है दबाव कम है, यहाँ तापमान कम है तो दबाव अधिक है। यहाँ पे अब नीचे की तरफ अपने तापमान कम और दबाव अधिक, तो दबाव अधिक है तो यहाँ से पवनें जो है वो बढ़ना शुरू करती है अपने, जहां पे दबाव कम है उधर, वहां तापमान कम है, तिब्बत के वहां तापमान अधिक है दबाव कम है, इस चीज को समझना। तापमान अधिक है तो दबाव अपने आप कम है, यहाँ तापमान कम है तो दबाव ज्यादा है, तो यहां से उस तरफ जो है अपने ये हवाएं जो चलना शुरू कर देती है। अब यहां से हवाएं जब चलेगी तो ये समुद्र के साथ में, समुद्र से उठेगी तो यहां से ये जो है जल लेकर आगे बढ़ेगी, ये जल लेकर आगे बढ़ेगी। कुछ हवाएं जो है ऐसे निकल जाती है, अब यहाँ पे ये सीधी, क्यों, हवाओं को तो जाना, बीच में स्थल आ रहा है तो उससे क्या मतलब है, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ने लगती है, ठीक है ना। यहां से ये देखो मानसून, अपन ने मानसून को उठा दिया है यहाँ से, अब ये मानसून यहाँ से, क्योंकि हवाएं अब कहाँ चलेगी, तिब्बत के पठार की तरफ बढ़ेगी, उस तरफ, क्योंकि वहां तापमान अधिक और दबाव कम है, यहाँ दबाव अधिक है, तो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है, ये अपन ने यहाँ पे क्या रखा है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलनी शुरू हो गई। तो इस जब ये मानसून उठता है तो सबसे पहला प्रवेश इसका भारत में कहाँ हो जाता है, केरल के अंदर हो जाता है, और बताते हैं 1 जून से 5 जून के बीच में इसका प्रवेश केरल के अंदर हो जाता है, और उससे भी पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाता है। ये तो यहाँ पे तो 20 से 25 मई के आसपास ही हो जाता है, डेट 2016 में प्रश्न बना था, तो यहाँ सबसे पहले 20-25 मई के आसपास, और 1 जून को अपने केरल से प्रवेश हो जाता है। अब जब ये शाखाएं जो है ये पूरी इस तरीके से यहाँ से देखो, अब ये प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी,
ये गुजरात के यहाँ से होते हुए कहाँ प्रवेश कर लेगी, अपने राजस्थान में प्रवेश कर देगी। ये राजस्थान आ गया। अब राजस्थान में जो है, अब इसकी दिशा कैसी है इस मानसून की, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो दक्षिण और पश्चिम से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा से ही आ रहा है, जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा का नाम दे दिया जाता है। तो दक्षिण पश्चिम से आ रहा है। और ये देखो अब तो सबसे पहला प्रवेश, क्योंकि ये पास में पड़ेगा, तो सबसे पहला प्रवेश अपना का हो गया, कौन से मानसून का हो गया, अरब सागरीय मानसून का। किसका हो गया, अरब सागरीय शाखा का प्रवेश यहाँ से हो गया। अब ये जब शाखा आती है तो ये अरावली जो है, देखो इसकी भी दिशा ऐसी है, अरावली की दिशा भी कैसी है, ऐसी है। तो ये अरावली की दिशा, अब अरावली इसको रोक नहीं पाती क्योंकि ऐसे के ऐसे निकलना आसान हो जाता है। तो ये हवाएं, ये मानसून प्रवेश तो पहले करता है अरब सागरीय, लेकिन सीधा का सीधा निकल जाता है, अरावली इसको रोक नहीं पाती है और सीधा का सीधा ये आगे बढ़ जाता है। और फिर जाकर जो है हिमालय के वहां, क्योंकि हिमालय इसके बीच में आड़ी देगा, हिमालय आड़ी गाले कि बेटा जावे किटे है, यूं थोड़ी जावन दो। तो हिमालय के वहां जाकर ये जो है वर्षा करती है और अपने यहाँ से तो थोड़ी बहुत करती हुई निकल जाती है। लगभग बताते हैं कि 10-15% वर्षा ही पूरे मानसून की इस अरब सागरीय शाखा से 10-15% ही होती है। जो 80 से 85 से 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा भी पहले तो उठी सीधी ऐसे इस तरफ गई और फिर आपको पता है कि मासिनराम मेघालय की गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, कीपाकार है, उसके अंदर घुस जाती है शाखा। और उसके अंदर मतलब घुस तो जाती है, बादल भी घुस जाते हैं, ये जो पवने हैं ये बादलों को ढकेल कर ले जाती है आगे। तो वहां पे भी अपने मेघालय के अंदर घुस तो जाती है लेकिन वापस बाहर नहीं निकल पाती। तो उनको बाहर निकलने के लिए उन बादलों को क्या हल्का होना पड़ता है, तो अपनी पूरी की पूरी वहां पे पानी खाली कर देते हैं, उसके बाहर ही वो बाहर निकल पाती है। इसलिए मासिनराम में सबसे ज्यादा 1175 सेंटीमीटर बताते हैं वहां की वर्षा सबसे ज्यादा मासिनराम के अंदर होती है। और उसके बाद में जो है ये टकराकर, हिमालय से टकराकर फिर वापस अपने इस तरफ राजस्थान की तरफ और इस तरफ बढ़ती है। इस तरफ भी क्यों बढ़ती है, क्योंकि अफगानिस्तान का प्रभाव पड़ता है इस पर। अफगानिस्तान के वहां पे दबाव कम होता है, तापमान अधिक हो जाता है और दबाव कम होता है, तो वहां पे अफगानिस्तान की तरफ बढ़ती है वापस उधर से, तब ये जो बहती हुई यहां से निकलती है तब राजस्थान में वर्षा करती है। अब देखो राजस्थान में ये यहाँ पे जैसे ये अरावली है, चलो राजस्थान में यहाँ बता देते हैं। फिर राजस्थान में ये जो प्रवेश करती है साथियों इस तरीके से आती है और इसका प्रवेश बताते हैं कि हाड़ौती से होता है, हाड़ौती से होगा और इस तरीके से ये यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी की शाखा फिर प्रवेश करती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा देखो आकर सीधी टकराएगी किसके, अरावली के। क्यों, अरावली बीचों बीच खड़ा है कि जाति कहाँ है, मैं यहाँ खड़ा हूं ना, ऐसे पूरा राजस्थान प्यासा थोड़ी रह जाएगा। रेगिस्तान को प्यासा रख दिया, इसका मतलब क्या है, तो यहां से जो है ये जाकर सीधी टकराती है अरावली के। अरावली के टकराने पर वर्षा जो है पूरी यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, इस तरफ पूर्वी राजस्थान मैदानी भाग है, अच्छी वर्षा है, नदियां वगैरह देखो। और ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि यहाँ से टकरा कर तो फिर यहाँ तो वृष्टि छाया पड़ता है, रेगिस्तान है ये पूरा का पूरा, इस तरफ में मरुस्थल वाला जिले। तो इस तरीके से ये यहाँ से आती है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागरीय दोनों किसका हिस्सा है, दोनों दक्षिण पश्चिमी मानसून का हिस्सा है। उठी तो यहीं से थी, यहाँ से उठकर ये गई है, लेकिन ये घूम के आई है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा घूम के आई है ऐसे, और इसलिए आने में समय लगा। अरब सागरीय सीधी सीधी आ गई कि बेटी मैं पहला आऊं, ले मैं बरसात करूंगा, बरसात करे कटे बरसात करूं पहला, सीधी सीधी निकल गई, पतली गली हूं सीधी सीधी निकल गई। और बरसात करी कौन, आखिर में बाद में आई जी को बरसात करी कौन करी, बंगाल की खाड़ी की शाखा बाद में आई नहीं, बरसात ज्यादा करी और करी कितनी 85 से 90 सेंटीमीटर वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा ही करती है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये मानसून, अब इसमें मतलब इंडिया का जब अपन पढ़ेंगे तब इंडिया का भी आपको व्यवस्थित बताऊंगा कि कहाँ कौन सी शाखा ज्यादा वर्षा करती है। यहाँ पे मैं इंडिया को लिंक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बेचारे विद्यार्थी नए नए हैं, यदि मैं इंडिया का लिंक कर दूंगा इनके थोड़ा सा विपरीत चलेगा, कौन सी शाखा ज्यादा करती है कौन सी कम करती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और इसी वजह से उनकी ये चीज क्लियर नहीं हो पाती है। मैं तो हाथों हाथ बता दूंगा, लेकिन मुझे मेरी यहाँ विद्वता साबित नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे विद्यार्थियों को समझाना है और उन्हें परीक्षा में इससे संबंधित कैसा भी सवाल आ जाए वो सही करवाना है। इसलिए इंडिया को अपन सेपरेट पढ़ेंगे और ये जब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो इंडिया पढ़ने में आपके मतलब कहीं समस्या आएगी नहीं। वैसे मैंने इंडिया को यहाँ से थोड़ा सा आपके लिंक करके बता दिया कि मानसून कैसे उठता है और क्या चीज है। अब देखो ये तो आ गई आपके ग्रीष्मकालीन मानसून, है ना, और ये दो शाखाएं। अब राजस्थान की देख लेना कि है आ गई अपने अरब सागर की शाखा सीधी निकल जाएगी, पहले प्रवेश कौन सी करेगी, अरब सागरीय शाखा, लेकिन सीधी निकल जाएगी। बाद में प्रवेश कौन सी करेगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा करेगी ये। ठीक है, इस चीज को आप समझ चुके हो और ये चीज ही समझनी होती है अपने कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कौन सा है। क्यों कहते हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उठता है, यहाँ से दो शाखाएं अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं हैं, कौन सी पहले कर रही है कौन सी बाद में कर रही है,
बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। अब देखो शीतकालीन मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून क्यों कहते हैं। अब शीतकाल में उल्टा हो गया, वो तिब्बत का पठार है ना, अब पहले गर्म ज्यादा था अब ठंडा होगा। ठंडा, तापमान कम है तो दबाव कैसा होगा, अधिक होगा। दबाव वहां पे कैसा हो जाएगा, अधिक। और यहाँ पे भी उल्टा सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा और दबाव, यहाँ पे तापमान अधिक हो जाएगा और दबाव हो जाएगा कम, क्योंकि शीतकाल में वहां पे ठंडा होगा अपने, तो तापमान उधर कम हो जाएगा और दबाव अधिक होगा, तो वहां से हवा वापस चलने लगेगी इस तरफ। फिर ये शीतकालीन मानसून मैंने लिखा भी इधर इसीलिए कि ये इस तरफ चलने लगेगी। अब ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो पूर्व से आ रही है तो इसे कहते हैं पूर्वैया। क्या कहते हैं, पूर्वैया या पूर्वई कहा जाता है, ठीक है, पूर्वैया। पूर्व से अय्या, ऐसे याद करें। ये मेरे एक बार गलत हुआ था सीटेट के अंदर, और उस दिन के बाद से इसका तोड़ ऐसा निकाला कि मैंने जो है इसका उल्टा कर दिया कि पूर्व की ओर चलने वाली, पूर्व की ओर नहीं, पूर्व की ओर से आती है, जहां से आ रही है वहीं से उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो पूर्वैया यानी पूर्व से अय्या, बस ऐसे ही याद रहो। पछुआ यानी पछू से, पश्चिम से आ तो पछुआ, और पूर्व से अय्या तो पूर्वैया। बिल्कुल आसान है, जितना अपन आसान बना सकते हैं उतना आसान है जीके, बस अपने को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो पूर्वैया से, यहां से पूर्व से अय्या, और ये मानसून शीतकालीन मानसून जो है यहां से। अब ये देखो वहां पे कोई समुद्र तो है नहीं, तो वहां महाद्वीपीय शुष्क पवनें वहां से रवाना होती है। यहां से तो भरी हुई गई थी एकदम लबालब, और वहां से आई है सूखी, तो सूखी हवा है, तो वहां से अपने यहाँ पे कोई ज्यादा वर्षा करती नहीं है। बीच में कोई नमी है थोड़ी बहुत तो वर्षा कर देती है, और वो भी कहाँ कर देती है, अपने उत्तरी भारत के अंदर, और राजस्थान का भी उत्तरी हिस्सा थोड़ा, इतनी नहीं, बस मान लो कि 5 सेंटीमीटर के करीब वर्षा हो जाती है। तो ये जो है शुष्क पवनें होती है, महाद्वीपीय शुष्क पवनें। क्यों, इनके अंदर पानी है नहीं, खाली पवनें हैं सारी, और ये पूरी की पूरी भरी हुई गई थी। काले बादल दिखते ना एकदम भरे हुए, ये भरी हुई थी और वो खाली थी, ठीक है ना। तो वो इसी कारण वो ज्यादा वर्षा नहीं करती है। लेकिन शीतकालीन वर्षा आपको पता है कि मावट कहते हैं जो, तो मावट जो है शीतकाल के अंदर दिसंबर जनवरी में ही ज्यादा होती है। मावट गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, जो रबी की फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो ये ज्यादातर जो है उत्तरी भारत के अंदर वर्षा करती है, और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ यानी कि यहाँ पे भी अपने उत्तरी भारत के अंदर ही ये वर्षा करती है, और ये वहां से आती हुई फिर ये इस तरफ चली जाती है। तो इसलिए इसका रोल जो है अपने राजस्थान के अंदर कम ही है। रोल जो है मेन, जो डॉन है अपने राजस्थान के ग्रीन मानसून का, जो डॉन है वो है अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये डॉन है, यही वर्षा करता है। तो अब देखो प्रश्न, सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा मानसून करता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून करता है। सबसे पहले प्रवेश कौन सी शाखा करती है, तो अरब सागरीय शाखा करती है। सबसे बाद में प्रवेश कौन सी शाखा करती है, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो अपने बंगाल की खाड़ी की करती है। सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है, क्योंकि वो आकर सीधी से बजीड़ अरावली से खाती है, और उसके बाद में यहाँ पे वर्षा ज्यादा करती है। इसको करनी पड़ेगी, आगे जाना है तो हल्का होना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे वर्षा ये ज्यादा करती है। और अब अपने जो इसमें राजस्थान में जो प्रवेश माना जाता है मानसून का, वो बांसवाड़ा से माना जाता है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बांसवाड़ा के अंदर से प्रवेश करती है। सबसे ज्यादा जिस जिले में वर्षा होती है वह अपने झालावाड़ है, झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा जिस स्थान पर होती है वह अपना माउंट आबू है, क्योंकि ऊंचाई पर है एक, तो उसकी मतलब परिस्थितियां ही ऐसी है कि वहां पे वर्षा ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से साथियों अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया। इस वीडियो को मतलब बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना आप, तो आपके मानसून संबंधी कहीं कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, और मानसून समझने का इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं है। हाँ, हकीकत में कुछ नहीं है, इससे बढ़िया यही तरीका है, और इस चीज को समझ लिया मानसून के संबंधित कोई समस्या होने वाली नहीं। अब अल्नीनो लानीनो प्रभाव वगैरह है वो अपन उसमें अंदर पढ़ लेंगे, अपने किसमें, विश्व की ज्योग्राफी, और उसमें पढ़ेंगे। उसके अंदर भी आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें और देखने को मिलेगी। अल्नीनो लानीनो प्रभाव, ये जीसस क्राइस्ट का जो उसका नाम दिया है वो वगैरह सब कुछ उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। अपने यहाँ पे जो जरूरी थी वो ये चीजें, अब इसे बहुत अच्छी तरीके से बना लेना व्यवस्थित, और इन चीजों को ध्यान में रखना। अब इसके नोट्स कैसे बनने और फैक्ट क्या पूछे जाएंगे वो मैं अगली स्लाइड में लिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लो। पहले जो चीजें अभी समझी है साथियों उसे लिखनी भी है अपन को, इसलिए लिखवा रहा भी हूं, और एक मावट से संबंधित थोड़ा सा आपके और अंदर क्लियर कर देता हूं कि उसको कैसे चीज होती है। सबसे पहले आप ये देखें कि अपने को लिखना क्या है।
मानसून के अंदर आपको वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु में अपने पढ़ रहे हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। अब ग्रीष्मकालीन को दक्षिण पश्चिमी ये लिख देना आप, दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। ये दो शाखा में बढ़ गई, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की। ये 2 नंबर कर देता हूँ, ये 1 नंबर कर देता हूँ। अरब सागरीय शाखा की खासियत क्या क्या पड़ी अपन ने? सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश, इससे राजस्थान में 10 से 15% वर्षा होती है। मानसून का प्रवेश जो है अपने 16 से 18 जून के मध्य माना जाता है। कभी 18 को होता है, कभी 16, कभी 15 को भी हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। अरावली के समानांतर ये मानसून चलता है, इसलिए निकल जाता है बाहर। अब बंगाल की खाड़ी, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा 85 से 90%। राजस्थान के पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा करता है, क्योंकि अरावली बीच में आ जाता है, वहां वर्षा करेगा। हाड़ौती में सर्वाधिक, क्यों? झालावाड़ अपन ने देखा है, सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है। और इसे पूर्वैया भी कहते हैं, पूर्व से अय्या वाली बात हो गई तो पूर्वैया, ठीक है ना। अब देखो मावट से संबंधित क्या चीज आपके क्लियर करनी थी। अब देखो शीतकालीन मानसून है, अपन ने देखा कि शुष्क पवनें वहां से चलती है, तो वर्षा अपन देखते हैं कि वहां से पानी तो लेकर आई नहीं, तो मावट के अंदर वर्षा कैसे होती है? अब मावट जो है ना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मावट की उत्पत्ति कैसे होती है, गोल्डन ड्रॉप्स जिसे कहते हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। विक्षोभ क्या होते हैं? चक्रवात होते हैं, एक तरह के तूफान होते हैं। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उठते हैं? ये कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर के वहां पे उठते हैं। विश्व का नक्शा देखना है एक बार, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर के वहां उठते हैं, और फिर ये अपने भारत की तरफ जैसे बढ़ते हैं इस तरफ, तब ये इस जो शीतकालीन मानसून है इसका भी लगभग टाइम पीरियड वही है, और ये फिर ये यहाँ से चक्रवात से उठे। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो मावट है ना, मावट का मानसून से कोई लेना देना नहीं है। अपने भी स्लाइड में इसको मावट को मानसून के अंदर कह दिया था, वो इसलिए कहा, वो भी किस लिए कहा कहते हैं वो बताता हूं मैं। वो इसलिए कहा है कि मावट जो है ना, वो भी दिसंबर जनवरी के अंदर, और शीतकालीन मानसून का भी समय यही है। लेकिन ये शुष्क महाद्वीपीय पवनें होती है शीतकालीन मानसून वाली, और ये जो है चक्रवात से उठी हुई है, विक्षोभों से उठी हुई है। ये भी अपने इस तरफ बढ़ती है, और वो अपने हिंद महासागर की तरफ बढ़ती है, तो वो भी भारत के यहाँ से निकलती है। तो ये मावट जो है वो ऊपर से उत्तरी भारत के वहीं से निकल जाती है, और उत्तरी भारत में ये वर्षा करती हुई निकलती है, क्योंकि ये चक्रवात वहां से उठी हुई होती है भूमध्य सागर, और वहां से वर्षा का जल ये सागर का जल लेकर चलती है, तो ये वहां से वर्षा करती हुई निकल जाती है। अब मावट का कहते हैं कि मानसून से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मानसून की वो देखो मानसून वाली तो वहां से आ रही थी, और ये जो है अपने भूमध्य सागर से आगे की तरफ बढ़ती है, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं होता। यूं नहीं कहते पाजा ये कहता रहोगे ओ गुरुजी समझ में नहीं आया, इसका मावट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभों से वहां से उठी है। लेकिन इस दरमियानी टाइम पीरियड इसका यही होता है, इसलिए जो है ये दिसंबर जनवरी के अंदर, ये देखो मैंने लिख रखा है, दिसंबर जनवरी के अंदर ही होता है। और शीतकालीन मानसून सर्दी की बात है तो वो भी वहां से, दोनों चीजें अब मैंने आपको क्लियर कर दी है। यूं नहीं कहते वो बिलाली बिलाली करता है, कितना ही जगह कर दिया। अरे मैंने लिखा बिलाली चोटियां, मतलब जयपुर की चोटियां। हर पहाड़ की चोटी तो होती है ना, मतलब चोटियां लिखने का मतलब ये है कि वो जो जयपुर की पहाड़ियां बता दी, अब नीचे लिख दिया कि बिलाली चोटी के नाम से ही जाना जाता है, जिसे वह अलवर के अंदर है, इसीलिए तो ट्रिक के साथ बताया। तो ही हाल कमेंट ठोके गुरुजी बिलाली कट बिलाली कट बिलाली कट। अरे ज्यादा कंफ्यूजन हो उसको छोड़ दो, वहीं बिलाली को ही दे दो, फालतू कंफ्यूजन को लेके क्यों बैठते हो? जो व्यक्ति कंफ्यूजन नाम के विकार का शिकार होता है उसे आगे बढ़ने में बहुत समस्या आती है, और सिलेक्शन उससे कोसों दूर होता जाता है। इसलिए इस कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार बनो ही मत, आगे बढ़ो। और ये मतलब नॉर्मल यार क्या बताऊं आपको, इतनी बढ़िया चीज और उसमें भी वो एक चीज को लेकर बैठे रहते हो, कैसे आगे बढ़ोगे? क्या होगा? दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप वो लेकर बैठे गुरुजी हो कहीं है, गुरुजी हो गए, अरे कहीं करो गुरुजी यार हद करो। अब ये इसका मत लेके बैठ जाना, ये चीज क्लियर कर दी है यहीं पे, और इसको यहीं पे क्लियर करके आगे बढ़ना है। और ये रबी की फसल के लिए मावट जो है बहुत लाभदायक है, क्योंकि शीतकालीन तो शुष्क महाद्वीपीय पवनें वर्षा नहीं करती है, और ये दिसंबर जनवरी। अब तो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, और शेयर कर देना क्लास को, कई जना कहे एडी क्लास सब बढ़िया की कण शेयर करो, खोपड़ी की दिन सटक गई ने मैं भी कह दूं एडी क्लास मैं भी देनी बंद कर दूं, पच तय कहीं करो, देनी बंद कर दूंगा फिर। तो इसलिए जो है अपने साथियों तक इतने स्वार्थी मत बनो, यदि मैं स्वार्थी बन गया ना तो भी ये क्लासें आएगी नहीं, मैं भी मजे करूंगा। तो इसलिए स्वार्थी बनने से कोई मतलब नहीं है। रीट में कई लोग स्वार्थी बने, और फिर बेचारे जो दूसरे कहते हैं कि सर हमें क्लासें आपकी मिली नहीं, तब फिर कैसा उनके ऊपर कैसी गुजरती है। इसलिए स्वार्थी मत बनो, सब अपनी अपनी पढ़ाई खुद के मेहनत पे करते हैं, और अपने भाग्य में जो लिखा है वो दूसरा छीन नहीं सकता है। आपकी जो मेहनत है वो आपके काम आएगी, तो इसलिए इतने स्वार्थी मत बनो। क्या पता आपके किसी की भलाई करने से उसकी दुआएं आपके काम आ जाए।
तो ये चीजें हैं बहुत अच्छे से, यदि समझ में आया है मानसून तो इसे शेयर कर देना एक बार, और इन्हें नोट कर लो। कुछ और तथ्य आपको लिखवाने, वो लिखवा कर, आज की क्लास वैसे भी लंबी हो गई, चलो लिखो इनको। साथियों, जो और वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ आपको जो तथ्य बताने थे, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी इनमें से भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो ध्यान रखें, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? रेनोमीटर। ठीक है, रेन से रेनोमीटर। वर्षा वाला दिन किसे कहते हैं? जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर के लगभग या इससे ज्यादा वर्षा होती है, तो वह दिन पूरा कैसा कहलाता है? वर्षा वाला दिन कहा जाता है। ठीक है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर, कई जगह 108 सेंटीमीटर दे रखी होगी, दोनों को ध्यान में रखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, 118 ज्यादा सही है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर, डायरेक्ट 58 भी दे सकते हैं तो भी ध्यान रखें। ठीक है, एकदम एक्यूरेट लिखा है मैंने आपको। सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई और अगस्त में होती है, तो जुलाई में 34% और अगस्त में 33% वर्षा होती है। राज्य में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? 29 दिन, औसत 29 दिन वर्षा होती है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, अभी अपन ने बात की थी, सबसे ज्यादा 40 दिन वर्षा होती है। कितने दिन? 40 दिन और 100 सेंटीमीटर। इसके बाद में यदि किसी का नंबर आता है तो बांसवाड़ा और 38 दिन। ठीक है, न्यूनतम जिला पूछे तो जैसलमेर 5 दिन वर्षा होती है और लगभग 10 सेंटीमीटर ही होती है, ये औसत है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। ठीक है, और यहाँ पे 48 दिन, देखो 40 दिन से भी ज्यादा, झालावाड़ से भी ज्यादा, 48 दिन और 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और न्यूनतम वाला स्थान पूछते हैं तो सम 0 दिन और 0 ही सेंटीमीटर, सम में होती नहीं है बिल्कुल ही, कभी कदा कोई छींटा पड़ जाए बात अलग है, बाकी वही को नहीं, सम में दोरा ही है। सैंड ड्यून्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, दोरों के लिए बहुत सैलानी जाते हैं। आ रहा हूं मैं भी, सम वाले कोई और ध्यान रखना बहुत जल्दी। तो ये चीजें हैं। अब साथियों, मैंने आपको कहा था कि अंत में आपको एक मोटिवेशनल बात कहूंगा, आज आपको इतना ही करवाऊंगा क्योंकि आज मैं वैसे भी कहीं आसपास रिश्तेदारों में चला गया था, तो वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसमें से जो बाकी रहा है उसको अपन अगली क्लास में करेंगे। आज जो आपको ये बात कहनी थी वो ये है साथियों, मोटिवेशनल कह दो चाहे कुछ भी, अपनी तुलना किसी से भी मत किया करो। तुलना अभी से आदत डाल दो कि तुलना नहीं करो। आप अपने आप में अतुल्य हो। यदि आप मेरी भी तुलना करते हो कि सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, इनसे भी अच्छा होते हैं, अपने से अच्छे भी होते हैं, अपने से पीछे वाले भी होते हैं, तो न तो अपन को पीछे वालों से तुलना करनी है, न अपने को अपने से अच्छे वाले तुलना किसी से नहीं करनी है। कंपटीशन अपना जो है वह अपने आप से ही है, ये समझो। अपन को अपने आप से ही लड़ना है, अपन को अपने आप से ही बेहतर बनाना है, तब जाकर आप ये चीज कर पाओगे। अब यदि कोई मेरी तुलना किसी और से करेगा तो फिर वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा कि ये, अब जैसे आज कई विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वो परिचय मांग रहे थे, तो मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं, लेकिन टेक्निकल टीम ने जो है जैसे तैसे बनाकर वो वीडियो डाल दिया। हालांकि मैं डालता नहीं हूँ, अब वो जो भी है साहित्य का क्षेत्र या जैसा भी है उसके प्रति भी रुझान रहता है, तो वो चीज़ करता हूँ, लेकिन बताता नहीं हूँ। लेकिन वो उन्होंने बनाकर डाल दिया और बाद में मुझे बताया कि हमने ये वीडियो चला दिया। टेक्निकल टीम के 4-5 सदस्य हैं हमारे, पहले तो नहीं थी टेक्निकल टीम, लेकिन बाद में बनानी पड़ी, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म बढ़ता है तो कई तरह की समस्याएं आती है, एक व्यक्ति सभी चीज़ें नहीं देख सकता, तो इस चीज़ के लिए उन्हें भी बहुत अच्छा वो सहयोग कर रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें जो है, आप विद्यार्थियों का भी बहुत प्रेम है, अपनी क्लासेस जो है ये, अब देखो मैं भी एक मानव हूँ, हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण के साथ में चीज़ देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब पूर्ण समर्पण के साथ में भी दिया जाए तो कुछ 2% लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती या उन्हें अच्छा नहीं लगता किसी भी कारणवश, तो वे जो है कमियां ढूंढना इंसान की फितरत होती है, वे भी कमी ढूंढते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी तुलना मत करो किसी की भी, न अपने आप की न मेरी, क्योंकि सब अपने आप में अलग है, किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए वैसे। और जो है क्लासेस में यदि देखो फ्लो है, फ्लो के अंदर यदि कोई पूरी क्लास तो हो नहीं सकता कि गलती से ही भर दी, लेकिन कोई चीज क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है और यहाँ क्या लिख रहे हैं उसमें हो जाती है, तो मैं खुद इस क्लास को फिर से जब भी अपलोड करता हूँ फिर वापस देखता हूँ और मैं खुद आपको बता दूंगा यदि गलती होगी। बाकी यदि मैंने नहीं बताई है वापस के इसके अंदर ये गलती है, तो मान लीजिए कि वह जो है सही जगह से देखकर और सही चीज ही बताई गई है। इसलिए कह रहा हूँ कि नियमित रहना और नियमित पढ़ते रहना, जहां तक मेरी कोशिश होगी आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों का जो सहयोग बना हुआ है, जो पढ़ रहे हो नियमित, उनको बहुत बहुत आभार
कि विश्वास आपने किया है और इस विश्वास पर खरा उतरना अब मेरी जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ की जो चिंताएं जो है आप अपने अंदर से निकाल देना और अपनी तुलना भी किसी और से मत करना। आप अपने आप में बेहतर हो और आप अपने आप को बेहतर सिद्ध करोगे, ये मेरा विश्वास है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें अब, और इसके आगे की चीज़ें जो है वो अगली क्लास में आपको मिलेगी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।